हेलो दोस्तों, सोनी एजुकेशन में मैं नारायण महेश्वरी आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने बात की महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी द्वारा यानी चलाए गए आंदोलन के बारे में। तो उस आंदोलन में हमने जो है चंपारण आंदोलन की बात की। चंपारण आंदोलन के बाद में हमने जो है अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल की बात की। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ तक हमने बात की कि कैसे महात्मा गांधी भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद में राजकुमार शुक्ल द्वारा यानी कि निवेदन करने पर महात्मा गांधी चंपारण का आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वहाँ पर जो तिनकटिया प्रथा है जो नील की खेती के लिए प्रयोग में की जाती थी, यानी कि तिनकटिया प्रथा जो थी वो नील की खेती से संबंधित थी और इसी नील की खेती से संबंधित तिनकटिया प्रथा का विरोध जो है वहाँ के किसान कर रहे थे बगान मालिकों के खिलाफ। बगान मालिक कौन थे? अंग्रेज थे। इनके खिलाफ जो है वहाँ पर जो है किसान विरोध कर रहे थे और यही राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और फिर जो है महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक ये आंदोलन जो है चलाया। और इस आंदोलन के बाद में आपने देखा कैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको महात्मा की उपाधि देते हैं। ऐसे ही हमने अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल की बात की। अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में मैंने प्लेग से संबंधित जो बोनस के लिए मजदूरों और जो है यानी कि कारखानों के जो मालिक थे उनके बीच में जो विवाद था, उसी विवाद का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। फिर 35% बोनस दिया गया। 50% बोनस की जो है मांग थी मजदूरों की और जो ये कारखाने जो मालिक थे, ये कारखाने के मालिक जो थे वो कितना परसेंट देना चाहते थे? ये 20% देना चाहते थे। और इधर हमारे मजदूर भाई जो है 50% की डिमांड कर रहे थे। फिर ये जो है पूरा का पूरा मसला जो है ट्रिब्यूनल में जाता है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल करने के बाद में आपने देखा कि 35% का बोनस मिल जाता है। यहाँ तक हमने बात की। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया खेड़ा आंदोलन। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें ज़्यादा खेड़ा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। खेड़ा कहाँ है दोस्तों? खेड़ा गुजरात का एक जिला है। तो वर्तमान में खेड़ा कहाँ है? गुजरात। वर्तमान में खेड़ा कहाँ है? वर्तमान में खेड़ा यानी गुजरात में है। गुजरात राज्य का जिला है। ठीक है, मैंने पूरा लिखा है। वर्तमान में खेड़ा कहाँ है? गुजरात राज्य का जिला है। यहां पर देखिए मेरे दोस्तों 1918 में यह आंदोलन होता है। कब होता है? 1918 में। तो आपने देखा चंपारण आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल 1918 और ये खेड़ा आंदोलन 1918। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ चलते रहिए, एक एक चीज को मैं आपको बता रहा हूं। खेड़ा आंदोलन जो है वर्तमान में खेड़ा कहाँ है? खेड़ा गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है अभी। ठीक है, यही आंदोलन होता है। किस बात को लेकर? ये जो है यहाँ के जो किसान भाई थे, इन किसान भाइयों की आप देखिए सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। ठीक है, इस बार जो है किसी राज्य में सूखा पड़ना, ये हमारे दैनिक जीवन की जो है बातें हैं। हम सुनते जो है हमारे वातावरण में, आसपास के वातावरण में ही हम ऐसी शब्दावलियां सुनते आते हैं। सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, इसका मतलब है इस साल बारिश नहीं हुई या मानसून कमजोर हुआ। मानसून कमजोर होगा तो क्या होगा दोस्तों? पैदावार नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन में कमी आएगी तो किसान क्या होगा? किसान कर नहीं दे सकता है, किसान राजस्व नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं हुआ, समझिए मेरी बात, जब किसी चीज का उत्पादन ही नहीं हुआ तो आप कर देने की स्थिति में ही नहीं हो तो आप कर कैसे दोगे? तो यहां इस साल 1918 में यहां सूखा पड़ता है दोस्तों, अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो यहां फसल का जो उत्पादन था उसका 1/4 भी उत्पादन नहीं हुआ। पूरी कुल उत्पादन का यानी कुल उत्पादन जो था, ठीक है, कुल उत्पादन का 1/4 से भी कम हुआ। मान लो कि कुल उत्पादन जो है यानी कि 100 बोरे होने थे तो 100 बोरे में से 1/4 ही उत्पादन नहीं हुआ। ठीक है, तो 1/4 से भी उत्पादन क्या था? कुल उत्पादन का 1/4 भी नहीं हुआ, उससे कम हुआ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो किसान
भाई क्या कर रहे थे, किसान भाई ये कह रहे थे कि हमारा जो है राजस्व माफ किया जाए, हमारा कर माफ किया जाए, ठीक है। और ब्रिटिश जो अधिकारी थे, ठीक है, अधिकारी वर्ग जो है ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हमको तो जो है कर चाहिए, भू राजस्व चाहिए। तो किसान भाई कहे कि अगर हमारे पास होगा ही नहीं, आज तक हम आपको देते हुए आ रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, अब हमारे पास में वास्तव में दिक्कत है। आप सब जानते हो कि इस साल जो है बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, तो हम ऐसी स्थिति में कैसे आपको जो है लगान देंगे। तो लगान जो है इस साल हम नहीं दे सकते, ये विरोध था, ठीक है। तो ये विरोध किसका था, हम कह सकते हैं ये विरोध था वहां के यानी कि खेड़ा के किसान भाइयों का था, ठीक है। तो यहां पर जो है अभी गांधी जी जो है भारत में आए थे, गांधी जी का जो है यानी कि प्रसिद्धि जो है भारत में आसपास के लोग जो है गांधी जी को धीरे धीरे जानने लग गए थे, क्योंकि धीरे धीरे गांधी जी की प्रसिद्धि भारत में बढ़ने लग गई थी। चंपारण आंदोलन का उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का जो है इन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गुजरात में इन्होंने, यानी अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, इन्होंने एक आंदोलन को और चलाया। तो उससे जो है गुजरात के लोग और आसपास के लोग गांधी जी के बारे में जानते थे। तो यहाँ के लोगों ने गांधी जी से क्या किया, गांधी जी से निवेदन किया कि हमारी इस मांग को जो है उठाया जाए और हमारी इस मांग को जो है सरकार तक पहुंचाया जाए और आप हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व करो। अब गांधी जी को तो आंदोलन में जाना ही था, गांधी जी तो यही जो है मौके की तलाश में थे, इनको फिर मौका मिल गया आंदोलन करने का। तो ये जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व करते हैं तो बीच में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनती है। तो वहां के जो ब्रिटिश अधिकारी ये कहते हैं जो किसान समृद्ध है, जो किसान दे सकता है राजस्व वो दे दे और जो नहीं दे सकता है वो राजस्व नहीं दे। ये इस आंदोलन की सफलता रही कि लास्ट में ब्रिटिश अधिकारियों को ये कहना पड़ा कि गांधी जी जब इस आंदोलन को नेतृत्व देते हैं तो लास्ट में ये जो है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा गांधी जी को बोला गया कि जो किसान अपना राजस्व दे सकता है वो राजस्व दे दे और जो नहीं दे सकता है वो राजस्व नहीं दे। यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी उनके जो एक मेंबर थे उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल भी गांधी जी के साथ आते हैं यहां पर जो है इस आंदोलन में। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं दोस्तों, इसके संस्थापक जो है आप सब जानते हो कि इसके संस्थापक कौन से हैं। इनके संस्थापक जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और वो राजनीतिक गुरु जो है आप सब जानते हो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपको मुझे जो है बताना है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं। तो यहां पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो मेंबर थे, ठीक है, मेंबर यानी सदस्य, मैं ये लिखता हूं सदस्य, और इनके सदस्य कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, तो जी के गोखले कौन थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु, हम सबको पता है जी के गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, गांधी के राजनीतिक गुरु, मैं लिख देता हूं गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सवाल बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके संस्थापक ये थे और इसका सदस्य कौन थे। इनके इसी जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो हम कह सकते हैं सदस्य कौन है, सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल। और यही विट्ठल भाई पटेल, जी हाँ मेरे दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल ने गांधी जी के साथ इस आंदोलन में भूमिका निभाई और अंतोत्वगत्वा ये हुआ कि जो किसान कर दे सकता है वो दे दे, जो संपन्न है वो दे दे, और जो नहीं दे सकता है वो जो है उनको हम माफ कर देंगे। यानी कि लगान से इस साल जो है ब्रिटिश सरकार उनको माफ कर देगी। तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ
परिणाम ये था, रिजल्ट ये था कि जो किसान दे सकता है वो कर दे दे, संपन्न किसान कर दे दे, संपन्न किसान कर दे, तथा जो नहीं दे सकता है, जो नहीं दे सकता है वह किसान, जो नहीं दे सकता वह नहीं दे। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसका रिजल्ट था कि संपन्न जो है, जो किसान संपन्न है वो कर दे और जो नहीं दे सकता है वो नहीं दे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये परिणाम था और ये कह सकते हैं कि ये गांधी जी का प्रथम पूर्णतः किसान आंदोलन था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये प्रथम पूर्णतः किसान आंदोलन भारत में था गांधी जी का। तो हम कह सकते हैं एक छोटी सी जो है फैक्ट, प्रथम पूर्णतः किसान आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। ठीक है, प्रथम पूर्णतः किसान आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हमने बात की। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, खेड़ा आंदोलन 1918 में, 1918 में ये जो खेड़ा आंदोलन हुआ, जी हाँ मेरे दोस्तों, जो ये खेड़ा आंदोलन था, ये आंदोलन किसके लिए था कि इस साल जो है सूखा पड़ा हुआ था। सूखा पड़ा तो किसान भाइयों ने विरोध किया कि हम इस साल का लगान या राजस्व या कर हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई, पूरे कुल उत्पादन का 1/4 से भी कम उत्पादन हुआ। तो इस संदर्भ में एक जो है गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने ब्रिटिश अथॉरिटी से कहा कि देखिए कि ये जो नियम हमको मत समझाओ, एक नियम यही है, मैं आपके देश से ही पढ़ के आया हूं। ठीक है, मैंने इंग्लैंड से ही बैरिस्टर की डिग्री ली है। ठीक है, तो मुझे ये मत समझाओ, एक प्रावधान है कि यदि जो है फसल 1/4 से कम रह जाए किसी साल तो लगान तो वैसे भी नहीं लिया जाएगा, तो आप लगान लेने की बात कहां से कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे आप ये बातें मत समझाइए, ये तो एक रूल होता है, एस्टेब्लिश रूल होता है, यानी कि ये एक जो है संस्थापित नियम है, यानी कि ऐसा कि किसी साल यदि जो है उत्पादन जो है 1/4 से भी कम रह जाए, इस परिस्थिति में सरकार वहां पर जो है कर नहीं लेगी। तो हमारे यहां भी ऐसा सेम हुआ है कि यहां 1/4 से उत्पादन कम है। ठीक है, तो आप तो कर ले ही नहीं सकते हो। तो गांधी जी ने बताया कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आपके ही देश से पढ़ लिख कर आया हूं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है, तो मेरी बात भी सुनी जाए। तो ब्रिटिश अधिकारियों और गांधी जी के बीच में एक सहमति बनती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कि उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जो हैं, जो संपन्न हैं, जो हम कह सकते हैं जो इस स्थिति में हैं कि वो अपना कर दे सकते हैं तो वो कर दे, और जो नहीं है इस स्थिति में तो वो अपना कर नहीं दे। ये इसका परिणाम हुआ। ये गांधी द्वारा चलाया गया भारत में पूर्णतः प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही किसान आंदोलन था, पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से ये किसान आंदोलन था। हाँ जी हाँ, इसमें संस्थापक हम कह सकते हैं कि किस आदमी ने गांधी जी का साथ दिया था, इसमें जो है बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी दिया था। और जो है यानी कि मैं कह दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही भाई थे विठल भाई पटेल। और विठल भाई पटेल किसके जो हैं हम कह सकते हैं कि सदस्य थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। और इसके संस्थापक कौन थे? जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गांधी जी के क्या है दोस्तों? राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। अब जब मान लो कि किसी का जो है राजनीतिक गुरु का यानी कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? जीके गोखले। उनकी जो है मतलब कि सोसाइटी कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इनकी संस्था थी। और इनके सदस्य कौन है? विठल भाई पटेल। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु की संस्था का सदस्य तो बिल्कुल गांधी जी का साथ देगा। तो गांधी जी का साथ दिया किसने? विठल भाई पटेल ने दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है भारतीय राजनीति में श्री गणेश इसी जो है हम कह सकते हैं कि इसी आंदोलन से किया। इससे पहले इनकी बढ़िया वकालत चल रही थी दोस्तों। तो इनसे पहले
यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बढ़िया वकालत चल रही थी, पर इन्होंने इसी आंदोलन के माध्यम से, जी हाँ मेरे दोस्तों, इसी आंदोलन के माध्यम से भारतीय राजनीति में श्री गणेश किया अपने भाई के साथ। और किस आंदोलन में? खेड़ा आंदोलन से। और खेड़ा आंदोलन का निष्कर्ष हमने समझ लिया कि ये निष्कर्ष था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चलने से पहले हम देखें कि 1919, अब हमारे जो है 1919 का एक बड़ा जो है हमारा एक यानी कि घटना भारत की, उसके ऊपर हम सबका दृष्टिकोण जाना चाहिए। ठीक है, तो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों, मेरे दोस्तों, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद में ऐसा लगता है ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में धीरे धीरे पकड़ जो है कमज़ोर होने लग गई थी। ये एक ऐसा जो है नरसंहार किया गया था जो भारतीय इतिहास में या ब्रिटिश इतिहास की सबसे, अगर ब्रिटिश इतिहास का अगर हम देखें तो ये सबसे काली घटना अगर ब्रिटिश इतिहास की कोई है तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेसिकली हम कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं मारे गए थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस परिदृश्य में हुआ उसको पहले हम समझते हैं। ठीक है, और फिर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड में आते हैं। तो आप देखिए कि उसको हम समझने से पहले मैं आपको जो है कुछ पीछे का विवरण देता हूं कि ये किस कंडीशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। देखिए दोस्तों कि 1905 से लेकर 1915 तक भारत में जो है यानी कि हम कह सकते हैं आतंकवादी गतिविधियों का दौर चल रहा था। ठीक है, भारत में जो है हम कह सकते हैं भारत में एक तरह से आतंकवादी गतिविधियां जो थी, ठीक है, ये ऐसे जो है राजनीतिक संगठन थे जो गोली से, हथियारों से, बम के माध्यम से जो है हम कह सकते हैं कि आज़ादी लेना चाहते थे, ना कि कांग्रेस की नीति पर जाकर जो है यानी कि कांग्रेस की नीति पर जाकर आज़ादी नहीं लेना चाहते थे। वो कांग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं थे, कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे। तो भारतीयों का ऐसा जो है ग्रुप, ऐसा युवा वर्ग जो कांग्रेस की नीति से, कांग्रेस की इस जो है पूरी नीति से जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोली, हथियार, तलवार, बम के माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए जो है हम कह सकते हैं कि गोली, हथियार और तलवार आदि का प्रयोग करने लगे भारत की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे संगठनों को ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, क्रांतिकारी संगठन या आतंकवादी संगठन। तो हम कहेंगे क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, उनकी जो है उनकी नज़र में ये आतंकवादी हो सकते हैं, हमारी नज़र में ये आतंकवादी नहीं थे। ये देश पर जो है सर्वस्व अपना न्योछावर करके इन्होंने जो है हाथ में जो है तलवारें, बंदूक और बम ली ताकि देश को जो है अधीनता की जो है या हम कह सकते हैं बेड़ियों से मुक्त किया जाए, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त किया जाए। इसलिए इन युवाओं ने, हम जैसे युवाओं ने जो असंतुष्ट हो गए थे कांग्रेस की नीति से, कांग्रेस जो है 1885 में जो है कांग्रेस का गठन होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया 1885 से लेकर 1905 तक। जी हाँ मेरे दोस्तों, कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बड़ा काम नहीं किया जिससे जो है लोगों को लगे कि हाँ कांग्रेस जो है कहीं न कहीं जो है कांग्रेस का काम जो है धरातल पर कहीं नजर आ रहा हो। इसलिए कांग्रेस से जो है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लोग जो है नाराज हो गए और कुछ युवा वर्ग ने अब क्या गोली, हथियार, तलवार, बम को अपना माध्यम बना लिया आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। तो हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों कि इनसे जो है ब्रिटिश सरकार 1905 से लेकर 1915 तक
भारत में जो है हम कह सकते हैं क्रांतिकारी जो है गतिविधियों का दौर रहा, और जब ये क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी हावी हो गई कि ब्रिटिश सरकार इनसे डरने लग गई थी। आए दिन ये कभी किसी ऑफिसर को टारगेट करते, कभी किसी जो है ब्रिटिश यूरोपीय नागरिक को टारगेट करते हैं। जो ऐसे हम कह सकते हैं ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारत में कुख्यात थे, उनको ये अपना निशाना जो है बनाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के अंदर डर का माहौल फैल गया। अब ब्रिटिश सरकार डर में जो है जीना नहीं चाहती थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, 1917 में, जी हाँ मेरे दोस्तों, 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किसका गठन किया, रॉलेट कमीशन का गठन किया। किसका गठन किया दोस्तों, रॉलेट कमीशन का गठन। तो रॉलेट कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में होता है, 1917 में सर सिडनी रॉलेट, ये एक अंग्रेज थे, इनकी अध्यक्षता में, यानी कि रॉलेट कमीशन का गठन होता है 1917 में। जी हां दोस्तों, अब इसका कार्य क्या था, इसका कार्य यह था भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी या आतंकवादी गतिविधियों को, ठीक है, बंद करना तथा एक प्रभावी योजना को लागू करना था। तो इसको यह कार्य दे दिया गया कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों को कम करें और ताकि एक प्रभावी योजना को लागू कर सके। तो इस कमीशन को यह काम दे दिया गया कि कैसे है भारत में जो है बढ़ रही जो क्रांतिकारी गतिविधियां उसको कम किया जाए ताकि एक प्रभावी योजना को लागू कर सके। तो जी हां मेरे दोस्तों, 1919 में, ठीक है, 1919 में इस कमीशन ने, मार्च 1919 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। यानी गठन के 2 साल बाद में यह कमीशन क्या करता है, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, ब्रिटिश सरकार को। तो 1919 में कमीशन की रिपोर्ट आई, कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, इस रिपोर्ट में यहां हम कह सकते हैं कमीशन की रिपोर्ट या कमीशन का जो रिपोर्ट आई, इस कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि यानी कि ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी समय गिरफ्तार करके जब तक चाहे अपनी जो है कस्टडी में रख सकती है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार को ये एक जो है यानी कि एक शक्ति प्रदान कर दी गई कि वो किसी भी व्यक्ति को जब चाहे जब तक अपने अधिकार में रख सकती है, ठीक है, और जो है जब चाहे जब तक अपने अधिकार में या अपने जो है कस्टडी में रख सकती है। तो इसको क्या नाम दिया गया, रॉलेट अधिनियम दिया गया। तो रॉलेट अधिनियम 1919 में आता है इसी कमीशन की रिपोर्ट पर। तो रॉलेट कमीशन आता है, रॉलेट एक्ट आता है 1919 का, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो 1919 का आता है इस रिपोर्ट के आधार पर आता है। इसका परिणाम क्या है, इसको ब्रिटिश सरकार को क्या शक्ति दी गई, ब्रिटिश सरकार को यह शक्ति दी गई जब चाहे किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, और किसी भी समय तक अपने जो है कस्टडी में रख सकता है, अपने जो हम कह सकते हैं कि गिरफ्तार करके उसको अपने जो है पास में हम कह सकते हैं कि जेल में रख सकता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जब तक जो है उसकी मर्जी हो सरकार की, तब तक वो उसको जेल में रख सकता है। ऐसा जो है ब्रिटिश सरकार को शक्ति दी गई इसी जो है रॉलेट एक्ट के, यानी कि हम कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट के आधार पर। और रॉलेट एक्ट किसके आधार पर आया, सिडनी कमीशन की रिपोर्ट 1919 के आधार पर यह रॉलेट एक्ट बना। तो इसमें क्या शक्ति दी गई, शक्ति यह दी गई दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार को क्या प्रावधान दिया गया, प्रावधान लिखते हैं हम यहां पर, रॉलेट एक्ट प्रावधान यह था, सरकार जब चाहे किसी भी व्यक्ति को
अपनी कस्टडी या अपनी गिरफ्त जब तक चाहे, यानी कि सरकार जब चाहे किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रख सकती है, ठीक है। तो सरकार जब चाहे किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रख सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है उस समय यदि अगर मैं और आप पढ़ रहे हैं किसी क्लास में, उनको हमारा चेहरा भी पसंद नहीं आया तो हमको उठाया वहां से और जो है क्या कर सकते हो, उठाया और आपको और हमको जो है जेल में बंद कर सकती थी सरकार के पास में। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार के पास में एक इस तरह से शक्ति आ गई थी कि सरकार जो है राजतंत्र की तरह जो है काम कर रही थी, राजा की तरह काम कर रही थी। तो कोई भी आपके पास में कोई भी जो है हम कह सकते हैं अधिकार नहीं थे, हमारे पास में कोई भी अधिकार नहीं थे कि हम किसी भी जो है दरवाजे, किसी के न्याय के दरवाजे के पास जाएं और न्याय का दरवाज़ा खटखटाएं। जब न्याय के दरवाजे के पास आप जा ही नहीं सकते हो, न्याय के लिए अपनी गुहार नहीं लगा सकते हो और न्याय का दरवाज़ा आप खटखटा नहीं सकते हो, तो आप कैसे वकील करोगे, किसके सामने अपील करोगे जब न्याय के दरवाजे ही आपके लिए बंद है। इसलिए दोस्तों रॉलेट अधिनियम को क्या कहा गया, बिना अपील का, बिना वकील का और बिना दलील का कानून कहा गया। तो रॉलेट एक्ट को या रॉलेट अधिनियम को क्या कहा गया, रॉलेट अधिनियम को कहा गया बिना अपील का तथा बिना वकील का, बिना अपील का, बिना वकील का तथा बिना दलील का, ये जो है इसको बोला गया। तो आपके एग्जाम में यदि सवाल आ जाए, जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए किस कानून को, किस एक्ट को, किस अधिनियम को बिना अपील का, बिना वकील का, बिना दलील का अधिनियम कहा जाता है या एक्ट कहा जाता है, आपका आंसर क्या होगा, रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम। तो रॉलेट एक्ट को भारत की जनता के द्वारा क्या कहा गया, काला कानून कहा गया, ठीक है। तो भारत की जनता के द्वारा इसको कहा क्या, भारतीय जनता द्वारा काला कानून कहा गया, ब्लैक लॉ, काला कानून कहा गया, ठीक है, कहा गया। तो अब हमने ये पढ़ा बैकग्राउंड इसका। इसी के आधार पर जो है आप देखो कि आगे कि रॉलेट 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमीशन का गठन होता है। मैंने बताया क्यों होता है, इसलिए होता है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियां जो है बढ़ रही थी, इससे ब्रिटिश सरकार जो है खौफ में आ गई। और ये क्यों बढ़ी, भारतीय युवाओं ने जो है अब जो है तलवार, बंदूक और बम के माध्यम से आज़ादी जो है लेना चाहते थे। तो इसलिए जो है मेरे दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है तलवारें उठाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है बंदूक उठाई, हथियार उठाए और हथियार उठाकर सरकार को सीधा चैलेंज कर दिया, ठीक है। तो इससे जो है भय का वातावरण फैला और इसी भय के वातावरण से जो है 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमीशन का गठन किया गया कि भाई ये जो है जज थे, तो इस अंग्रेज की जो है अध्यक्षता में कमीशन बना दिया गया। और कमीशन बनाने के बाद इनको बोला कि आपका काम यह है कि भारत में बढ़ रही जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको कम किया जाए कैसे भी, और एक ऐसी योजना लेकर आओ हमारे पास में, प्रभावी योजना, ताकि जो है भारत में बढ़ रही जो ये आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको कैसे भी कम किया जाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो है इसको बोला गया। तो 1917 में जब इसको ये बोला गया तो 1919 में जो है कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है किसको दी, अपनी रिपोर्ट जो है वो बेसिकली किसको दी, अपनी रिपोर्ट दी सरकार को 2 साल बाद में। 2 साल बाद में रिपोर्ट जब सरकार को मिली, ठीक है, तो सरकार को जब रिपोर्ट मिली, कमीशन की जो रिपोर्ट थी, कमीशन का रिपोर्ट की जगह हम लिखेंगे कमीशन का सुझाव, ठीक है। तो जो कमीशन का जो सुझाव था वो सुझाव क्या था, तो सुझाव ये था कि आप जब चाहें किसी भी ब्रिटिश सरकार को जो है इस सुझाव के तहत ये बोला गया और ये शक्ति दी गई कि आप जब चाहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके
जेल में रख सकते हो, ठीक है। और जो है यदि वो और किसी पर जो है आप जो है राजद्रोह का मुकदमा चला सकते हो, ठीक है। तो इसके तहत जो है यानी कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। यदि आप बोलोगे तो अब आपके ऊपर क्या होगा, अब आपके ऊपर राजद्रोह का केस लगेगा, सॉरी आपके ऊपर क्या लगेगा, राजद्रोह का केस लगेगा। तो ये जो है ये कानून, इस कानून के तहत जो है सरकारी अखबारों यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकारी अखबारों में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाए गए अखबार थे उसमें तो सरकार की वाह हो रही थी, और बाकी जितने भी भारतीय अखबार थे उनको बैन कर दिया गया कि ऐसा कोई आर्टिकल, ऐसा कोई जो है खबर नहीं छपेगी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होगी। अगर होगी, अगर आपने इस तरह की किसी खबर का जो है आपने जो है आपके अखबार में खबर का किसी भी तरह का इस तरह का विश्लेषण किया गया या इस तरह की कोई खबर छापी गई तो आपके ऊपर जो है राजद्रोह का केस लगेगा, और राजद्रोह के केस के अंदर आप अंदर जाओगे। तो ये एक भयावह स्थिति भारत में पैदा कर दी कि ये जब चाहे किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी उठाकर और जो है कस्टडी में रख सकते थे अपने, ठीक है। ये जो है इसी रिपोर्ट के आधार पर, यहां हम कह सकते हैं इस कमीशन के सुझाव पर रॉलेट एक्ट बनता है 1919 का। अब 1919 के रॉलेट एक्ट से पूरे भारत में भय की स्थिति फैल जाती है, ठीक है। और इस एक्ट के तहत जो है यानी कि इस एक्ट में प्रावधान जो था, तो ये जो प्रावधान थे, प्रावधान मैंने आपको बताया कि ये क्या प्रावधान थे। सरकार जब चाहे किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रख सकती है, गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में रख सकती है, जेल में रख सकती है। कस्टडी यानी कि जेल में रख सकती है, अपने पास रख सकती है, ठीक है। तो ये इसके प्रावधान थे। अब जब हम आपके पास में आपने कहा कि आपको जो है किसी भी समय तक जो है आपको जेल पर जो है अपनी कस्टडी में रख सकती है, तो आपके पास में किसी भी तरह का हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है न्यायालय या हम न्याय की चौखट पर हम नहीं जा सकते हैं, और कोई भी तरह का न्यायालय जो है आपके लिए खुला हुआ नहीं था। जब न्यायालय जो है आपके लिए नहीं खुला हुआ है तो आप किसके सामने अपील करोगे, किसके सामने अपनी दलील रखोगे। तो इसलिए इस कानून को क्या कहा गया, बिना अपील तथा बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं डबल स्टार लगाता हूं। और भारतीय लोगों ने इसको क्या बोला, भारतीय जनता द्वारा इसको काला कानून कहा गया। जी हां मेरे दोस्तों, भारत की जनता है उसके द्वारा काला कानून कहा गया। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये इस रिपोर्ट के हम कहेंगे कि ये प्रावधान थे, और इसी प्रावधान से जो है भारतीय जो जनमानस था उसके अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल फैल गया था। अब हम बात करते हैं आगे। जब ये ब्रिटिश सरकार ने इस तरह का कानून जो है लेके आई, तो गांधी जी ने जो है हम कह सकते हैं 6 अप्रैल 1919 के दिन गांधी ने जो है असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है घोषणा की। गांधी जो है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करना चाहते थे, तो गांधी जी ने जो है आसपास में जो है यानी कि गांधी जी इस आंदोलन यानी इस एक्ट के खिलाफ जो है एक आंदोलन करना चाहते थे, पर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इस आंदोलन को होने से पहले गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी को गिरफ्तार करके बंबई जो है गांधी को छोड़ दिया गया, बंबई रिहा किया गया गांधी को, ठीक है। तो गांधी जी को जो है यानी कि हरियाणा के आसपास से गांधी जी को जो है गिरफ्तार किया गया और बंबई पे जाके रिहा कर दिया गया, ताकि भारत में गांधी जो है आंदोलन जो है स्टार्ट नहीं कर सके, आंदोलन की शुरुआत नहीं कर सके। तो ब्रिटिश सरकार ने ये आंदोलन होने से पहले गांधी को गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों देखिए कि हम पढ़ रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग, मैंने आपको रॉलेट एक्ट बता दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड 1919, ठीक है दोस्तों मेरे। अब 1919 की ये घटना में तो 10 अप्रैल 1919 के दिन, जी हाँ मेरे दोस्तों 10 अप्रैल 1919 के दिन, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर
सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। इन्होंने जो है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में जो है इस रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में इन दो महानुभावों ने, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने क्या किया, जनता को संबोधित किया, ठीक है। और ये एक शांतिपूर्ण सभा थी, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है यानी कि यहां पर जो है लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करके इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नजरबंद कर दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, उसमें एक जगह है धर्मशाला, धर्मशाला में दोनों को क्या कर दिया, नजरबंद, ठीक है दोस्तों। तो धर्मशाला में नजरबंद कर दिया इन दोनों नेताओं को, ठीक है। 10 अप्रैल के दिन की घटना पंजाब की ये, क्योंकि पंजाब में जो है, पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र और भारत में हर जगह इस अधिनियम को लेकर, रॉलेट अधिनियम को लेकर जो है छुटपुट हिंसा हो रही थी। और कहीं न कहीं हम कह सकते पूरे भारत में जो है भय का माहौल छा गया था इस अधिनियम के तहत, क्योंकि आप घर में भी सेफ नहीं हो, आप बाहर भी सेफ नहीं हो, आप कहीं भी जो है सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, रॉलेट अधिनियम का हवाला देते हुए किसी भी को किसी भी समय पकड़कर जो है अपनी कस्टडी में रख सकती थी। तो एक तरह का हम कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार अब राजतंत्र की तरफ बढ़ गई थी, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि एक तरह से ब्रिटिश सरकार जो है शोषण की चरम सीमा पर चली गई थी, ठीक है। तो इससे जो है, इसके विरोध में इन दोनों नेताओं ने क्या किया, पंजाब में एक असेंबली बुलाई, 10 अप्रैल के दिन पंजाब में एक सभा बुलाई। तो इन दोनों को यहां पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इन दोनों को नजरबंद कर दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 की बात, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 का दिन बैसाखी का दिन था। क्या था, बैसाखी का दिन, ये था दिन बैसाखी का। तो ये 13 अप्रैल 1919 का दिन, जी हाँ मेरे दोस्तों, किसका दिन था, बैसाखी का दिन था। बैसाखी का पर्व, रबी की फसल, आप समझते हो भारत में बैसाखी जो है पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र में जो है, वैसे तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है, पर पंजाब और हरियाणा में ये जो है हम कह सकते हैं विशेष तौर पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि रबी की फसल कटने के बाद में फसल तैयार, यानी कि रबी की फसल कटती है और रबी की फसल कटने के बाद में किसान जो है हर्षोल्लास से इसका जो है अब क्या करता है, स्वागत करता है। किसान अपनी समृद्धि के लिए जो है अपनी जो हम कह सकते हैं अपनी मेहनत की जो है पूंजी का स्वागत करता है। जो मेहनत की पूंजी अब जो है वो कमाता है, क्योंकि रबी की फसल कटती है। कटने के बाद में यानी कि नए साल का आगमन होता है। नया साल किसान के लिए क्या लाता है, नया साल किसान के लिए समृद्धि लेके आता है, ठीक है। फसल कटती है तो फसल अब बाजार में जाएगी, बिकेगी। तो इसी अवसर पर जो है वैसाखी का जो है पर्व मनाया जाता है और पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। तो आज जो है बैसाखी का दिन था। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन क्या था, बैसाखी का दिन था। यहां पर हम कह सकते हैं पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर का है पंजाब, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में सम्मेलन हो रहा था, सम्मेलन, ठीक है। तो सम्मेलन हो रहा था, एक शांतिपूर्वक सम्मेलन 13 अप्रैल 1919 का दिन हो रहा था। पंजाब में इस समय जो है मार्शल लॉ लगा हुआ था, पर लोगों को इतना जो है ध्यान नहीं था। तो लोग अभी क्या है शांतिपूर्ण जो है इस सम्मेलन में जो है सम्मिलित हुए थे। बैसाखी का दिन था तो लोग आसपास में जो है आसपास के लोग इस सम्मेलन को सुनने आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें सब जो है इस जलियांवाला बाग में जो है इस सम्मेलन में थे 13 अप्रैल 1919 के दिन। यहाँ का पंजाब का जो लेफ्टिनेंट था उसका नाम था जनरल ओडायर ने जो है 13 अप्रैल 1919 के दिन जो यहाँ पर जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो ये शांतिपूर्वक सम्मेलन चल रहा था उस पर जो है
अंधाधुंध गोलीबारी करने के निर्देश दिए। जब अंधाधुंध गोलीबारी करने के निर्देश दिए, किसने दिए? जनरल ओडायर ने। जनरल ओडायर, ठीक है, ओडायर ऐसे लिख देते हैं। जनरल ओडायर, इसने अंधाधुंध गोलीबारी करने के निर्देश दिए। अंधाधुंध गोलीबारी के निर्देश। तो इसने अंधाधुंध गोलीबारी करने के निर्देश दिए जनरल ओडायर में। इसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई और कम से कम 2000 लोग घायल हुए। पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जी हाँ मेरे दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 300, यानी कि हम कह सकते हैं 379 लोगों की मृत्यु हुई, और जो है यानी सिर्फ 379 लोगों की मृत्यु हुई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। तो सरकारी रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया कि 379, सरकारी रिपोर्ट में क्या लिखा गया? सरकारी जो हम कह सकते रिपोर्ट में लिखा गया 379 लोग मरे। कितने लोग? 379 लोगों की मृत्यु, ठीक है, ये सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया। ये इतना दर्दनाक हादसा था कि इसमें जो है महिलाएं, बच्चे, ठीक है, और 10 मिनट तक जो है गोलीबारी, अंधाधुंध जो है गोलीबारी हुई तीनों तरफ से जो है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जलियांवाला बाग जो है तीनों तरफ से बंद है। एक ही तरफ से निकलने का रास्ता था, उसी रास्ते को बंद करके इन्होंने जो है गोलीबारी चालू की और 10 मिनट तक जो है गोलियां जो है लोगों के जो है सीनों पे लगती रही। और इसमें हमारे जो भाई थे वो 1000 लोगों की मृत्यु हुई और 2000 लोग घायल हुए। पर इन्होंने जो है क्या बोला कि सिर्फ 379 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये एक सरकारी रिपोर्ट जो है चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। इसको लेकर पूरे भारत में जो है दंगे हुए छोटी मोटी जगह पर, यानी कि ये घटना ने पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया था। पूरे भारत का जो है, यानी हम कह सकते हैं भारत का स्वाभिमान अब जो है टूट चुका था, ठीक है। लोग कहीं न कहीं अपने आप को थके हारे महसूस करने लग गए थे और लोगों के अंदर एक अजीब सी हम कह सकते हैं कि झुंझलाहट थी ब्रिटिश सरकार के लिए इस जघन्य अपराध के लिए। तो हर जगह भारत में छुटपुट हिंसा का माहौल हमको देखने को मिलता है पूरे भारत में, ठीक है, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और हम कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड था वो भी कहीं न कहीं ब्रिटेन को जो है इसके लिए जिम्मेवार मान रहा था। और ब्रिटेन के इस जघन्य अपराध में वर्ल्ड लेवल पर भी हम कह सकते हैं विश्व में भी इसकी जो है ब्रिटेन को उस समय जो है ब्रिटेन को जो है लोगों ने इस घटना के लिए पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ने यानी कि ब्रिटेन को जिम्मेवार ठहराया, ठीक है। पर अब जो है बढ़ती हुई जो है हम कह सकते हैं कि लोगों के दबाव के अगर लोगों के दबाव में आकर जो है ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। तो किसकी? जलियांवाला बाग जांच के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, हत्याकांड की जांच के लिए, या मैं इतना ही लिख देता हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का गठन, ठीक है। ये आपके सवाल आता है कि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन से कमीशन का गठन किया? तो आपका आंसर होगा हंटर कमीशन का गठन किया। अब जब ये हंटर कमीशन का गठन किया दोस्तों, तो इसमें एक बात सोचने वाली है कि इसमें 3 भारतीय थे। तो इन भारतीयों का नाम क्या है कि इस कमीशन में वैसे 5 अंग्रेज थे और सर हंटर की जो है जॉन हंटर की अध्यक्षता में ये कमीशन का गठन होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हंटर साहब होते हैं। तो इसलिए इसको हंटर कमीशन बोला गया, ठीक है। और अन्य जो मेंबर होते हैं वो मेंबर जो हैं यानी अंग्रेज भी होते हैं और इसमें हिंदुस्तानी भी थे। तो 3 हिंदुस्तानी जो थे, 3 भारतीय जो थे, भारतीय जो सदस्य थे इनके नाम में लिख देता हूं। भारतीय सदस्य, इनके लिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो भारतीय सदस्य एक थे चीमनलाल
शीतलवाड़, ठीक है। एक था साहबजादा एक था, आप ये देखिए कि दूसरा था, एक मिनट, साहबजादा मैं लिख देता हूं, मेंबर था चिमन लाल शीतलवाड़ा। ये हमसे पूछा जाता है। दूसरा कौन था? दूसरा था साहबजादा सुल्तान, ठीक है। और तीसरा था जगत नारायण, ठीक है, जगत नारायण। ये जो है हंटर कमीशन के सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हंटर कमीशन के क्या थे? सदस्य थे। अब हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तहकीकात कमीशन का जो है तहकीकात कमेटी का गठन किया। तो आपसे पूछ रही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है किस कमीशन का गठन किया या किस कमेटी का गठन किया? तो आपका नाम होगा तहकीकात कमीशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तहकीकात कमीशन का गठन किया। तो तहकीकात कमीशन का गठन किया और किसकी अध्यक्षता में? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। तो इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। जी हाँ मेरे दोस्तों, सरकार ने, ब्रिटेन सरकार ने कौन सा किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? तहकीकात कमीशन का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में किया? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया, ठीक है दोस्तों। अब हम कहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि रविंद्रनाथ जो टैगोर साहब हैं, इन्होंने कुछ हमारे लिए फैक्ट हैं टैगोर साहब ने। जी हाँ मेरे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको जो है ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? सर की उपाधि दी और इस सर की उपाधि को इन्होंने लौटा दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया। किसकी उपाधि को? सर की उपाधि को। तो सर की उपाधि जो थी उसको जो है उनको लौटा दिया, सर की उपाधि को लौटाया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटाया। यह एक फैक्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि किस हत्याकांड के बारे में या किस घटना के बारे में जो बाद में जो है लौटाया? तो आपका आंसर होगा, जी हां मेरे दोस्तों, आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में लौटाई। ये हमारा फैक्ट है। जो किताबें ये लिखती है कि महात्मा गांधी ने जो है केसरे हिंद की उपाधि लौटाई, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी ने जो है केसरे हिंद की उपाधि, मैं फिर कह रहा हूं उस किताब को करेक्ट करना। हमारे आरपीएससी में जो है आरएस के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया और इसको सही क्या माना गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं माना गया। सही ये है कि असहयोग आंदोलन के ठीक पहले महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटाया, ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जी हां मेरे दोस्तों, जिस किताब में यह लिखा गया है कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है के बाद में जो है केसरे हिंद की उपाधि को लौटाया, तो वो एक गलत है, ठीक है। हमको गलत चीजें नहीं पढ़नी, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल सही माना जाता है और जो सही बात है उसी को मैं आपको बता रहा हूं कि वो सही ये है ऑप्शन कि वो जो केसरे हिंद की उपाधि गांधी द्वारा लौटाई जाती है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नहीं लौटाई जाती है, वो लौटाई जाती है असहयोग आंदोलन के ठीक पहले मेरे दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन के ठीक पहले। हाँ,
एक फैक्ट और जरूर आपको ध्यान रखना है कि शंकर नायर नामक व्यक्ति जो थे, शंकर नायर, ठीक है, तो शंकर नायर नामक व्यक्ति ने या शंकर नायर ने, ठीक है, वायसराय की जो है, वायसराय जो हमारा होता था, मैंने कहा 1858 के एक्ट में ये बोला गया था कि गवर्नर जनरल की जगह अब क्या होगा, वायसराय होगा। तो वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी उसका ये सदस्य था, ठीक है। तो वायसराय की कार्यकारिणी जो हम कह सकते हैं कि जो सदस्य कार्यकारिणी जो परिषद थी, उसी कार्यकारिणी परिषद का शंकर नायर सदस्य थे। तो शंकर नायर ने इस घटना के बाद में अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो इन्होंने, हम कह सकते हैं, मैं आपको छोटा ही लिख के बताता हूं कि शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया, परिषद से इस्तीफा दिया। तो शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। जी हां मेरे दोस्तों, अब इसमें एक और फैक्ट है कि कौन सा एक भारतीय व्यक्ति था जिसने जो है ब्रिटिश सरकार के लिए मुखबरी की थी। तो जिसने जो है धोखा दिया, हम कह सकते हैं, जिसने जनरल ओडायर को जो है, हम कहेंगे कि जनरल ओडायर को इस तरह की घटना के लिए, इस तरह के सम्मेलन के लिए या इस तरह से जो है मुखबरी की, ठीक है। तो कौन सा भारतीय व्यक्ति था जो जनरल ओडायर की मदद करता है? तो हंसराज नामक व्यक्ति। तो हंसराज नामक व्यक्ति ने जो है, जी हाँ मेरे दोस्तों, हंसराज नामक व्यक्ति ने सहायता प्रदान की। हंसराज नामक व्यक्ति या हंसराज नामक जो इंसान था, जनरल ओडायर की मदद की, जनरल ओडायर की मदद, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने, हंसराज नामक व्यक्ति ने जनरल ओडायर की मदद की, ठीक है। तो जनरल ओडायर की मदद किसने की? हंसराज नामक व्यक्ति ने की। तो ये कुछ हमने फैक्ट देखे। अब आपको देखें कि जनरल ओडायर को जो है, वहाँ जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है एक तलवार दी जाती है, यानी सम्मान की तलवार जिसको बोलते हैं, सॉर्ड ऑफ हॉनर, सॉर्ड यानी कि तलवार, तो सॉर्ड ऑफ हॉनर दिया जाता है और शेर की उपाधि दी जाती है इसको, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इसको क्या 26,000 पौंड देती है, 26,000 पौंड इनाम में देती है और सॉर्ड ऑफ हॉनर दिया जाता है, यानी कि एक सम्मान में तलवार मिलती है इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जिस व्यक्ति ने ऐसा जघन्य अपराध किया उसको क्लीन चिट देते हुए, यानी उस पर जो है हम कह सकते हैं इसको अपराध मुक्त करते हुए उसको सम्मान की एक क्या दी गई, तलवार दी गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो जनरल ओडायर को ब्रिटिश सरकार क्या देती है, सम्मान की जो है तलवार देती है। 2600 पौंड जो है, यानी 2600 पौंड जो है ये क्या देती है, इनाम में देती है। तो इस तरह से जो, और शेर की उपाधि दी जाती है। तो इस तरह से जो है इसको सम्मानित किया जाता है ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद में। तो ये मैंने आपको जो है बताया कि कैसे जो है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है, यानी कि हम कहेंगे कि कैसे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस पृष्ठभूमि में जो है पैदा हुआ, किस, और इसका जो है बैकग्राउंड क्या था, पीछे की कहानी क्या थी, क्यों रॉलेट अधिनियम के लिए जो है विरोध में जो सभाएं हो रही थी 10 अप्रैल के दिन पंजाब के में, 10 अप्रैल के दिन, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 10 अप्रैल 1919, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने जो है एक सभा की किसके विरोध में, रॉलेट अधिनियम के विरोध में। तो विरोध किसका कर रहे थे ये दोनों, ये विरोध कर रहे थे दोस्तों, ये विरोध कर रहे थे रॉलेट अधिनियम के विरोध में। तो विरोध कर रहे थे रॉलेट अधिनियम, और रॉलेट अधिनियम के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो रॉलेट अधिनियम 1919 का था, उसका विरोध कर रहे थे, पर इनको दोनों को क्या किया,
यानी कि दोनों को गिरफ्तार करके हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में नजरबंद कर दिया। अब 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में पंजाब में जलियांवाला बाग में जो है शांतिपूर्ण एक सभा का आयोजन किया गया और ये जो सभा का आयोजन था वो बहुत शांतिपूर्ण था। ठीक है, 13 अप्रैल के दिन यहाँ पर जो है वैसाखी का पर्व था, लोग हर्षोल्लास से जो है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। तो ब्रिटिश सरकार ने यानी स्पेशली जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलीबारी करने के निर्देश दिए। इसमें जो है हजारों की संख्या में लोग मरते हैं और कम से कम जो है हजारों की संख्या में लोग क्या होते हैं, घायल होते हैं। अब सरकारी रिपोर्ट बताती है केवल 380 लोगों की मृत्यु होती है। तो भारतीय जो है हम कह सकते हैं भारत और जो है हम कह सकते हैं कि वैश्विक लेवल पर इस घटना का जो है विरोध होता है। इस घटना के लिए जो है ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया जाता है। तो कहने का मतलब है कि भारत की जनता का बढ़ता हुआ विरोध देखकर सरकार ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक जो है कमीशन बैठाया और उस कमीशन का नाम क्या था, हंटर कमीशन। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। हंटर कमीशन का गठन किया गया। जब हंटर कमीशन का गठन किया गया तो जी हाँ मेरे दोस्तों, हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य थे जिनके बारे में आपसे जो है सवाल पूछ लिया जाता है। तो उन तीनों का नाम मैंने बताया है। भारतीय सदस्य इसमें कौन थे, चिमनलाल सीतलवाड़, ठीक है, और यानी कि भारतीय सदस्य मैंने आपको बताया चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जो क्या किया, एक कमीशन बिठाया। इन्होंने अपनी तरफ से जांच के लिए अपना कमीशन बिठाया जिसका नाम क्या कहा, तहकीकात कमीशन बोला। और ये तहकीकात कमीशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जी हाँ मेरे दोस्तों, मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, ठीक है, सर की उपाधि को लौटाया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में क्या किया, सर की उपाधि को लौटाया। मैंने आपको कहा गांधी के लिए जो किताबें लिखती हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटाया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी ने असहयोग आंदोलन के ठीक पहले जो है केसरे हिंद की उपाधि को लौटाया। ठीक है दोस्तों। अब शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, ये वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी से इस्तीफा दे दिया। ये उनके सदस्य थे उस कार्यकारिणी जो है परिषद के, पर इन्होंने इस जघन्य घटना और इस जो है बड़ी त्रासदी से जो है कुंठित होकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया किस भारतीय व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जो है कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है इस्तीफा दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, शंकर नायर। अब हंसराज नामक व्यक्ति ने मुखबरी की किसके लिए, जनरल ओडायर की मदद की। तो क्या कौन से भारतीय ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटेन की सहायता की, तो हंसराज नामक व्यक्ति ने। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने किया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो हमने जो इतनी बातें की है, एक और जो है फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन होता है। ठीक है, तो चमनदीप के नेतृत्व में, ठीक है, डंडा फौज का गठन होता है। डंडा फौज का गठन कौन करता है, चमनदीप। ये चमनदीप पंजाब और आसपास के इलाकों में ये कहता है, क्या कहता है, अरे सिख भाइयों, अरे मुसलमान भाइयों, अरे हिंदू भाइयों, उठाओ लाठी और इन अंग्रेज बंदर को जो है बाहर निकालो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, अब डंडा उठाओ और इन अंग्रेज बंदरों को जो है भारत से बाहर निकालो। तो चमनदीप नामक व्यक्ति ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जो है इस तरह से डंडा फौज का भी गठन करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम में मैंने आपको बताया 1917 में सर सिडनी जो है रॉलेट की अध्यक्षता में और एक जो है कमीशन का गठन होता है 1917 में। इसका जो सुझाव आता है 1919 और इसी के सुझाव पर एक प्रावधान बनता है, वो रॉलेट अधिनियम जो है पारित होता है सरकार के द्वारा। और इसमें भारतीय लोग इसका जमकर विरोध करते हैं, फिर भी ये पारित हो जाता है। और इसमें प्रावधान क्या था, इसी कमीशन के जो है सुझाव पर यह प्रावधान रखा गया कि जब ब्रिटिश सरकार जब चाहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, अपनी कस्टडी में रख सकती है या जेल में रख सकती है। राजद्रोह का जो है कानून जो है
उस पर जो है लागू कर सकती है। और इस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता को भी कम कर दिया गया कि प्रेस जो है अब जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकेगी। कोई भी अखबार जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की खबर नहीं छाप सकती है, किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं छाप सकती है। यदि छापती है तो उस पर राजद्रोह का केस लगेगा। तो इससे जो है पूरे भारत में एक माहौल जो है डर का माहौल पैदा हो गया। और इस डर के माहौल में 6 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करने की सोच ली थी। गांधी ने जो है धीरे धीरे जो है गांधी इस पूरे जो है अधिनियम के तहत जाकर एक आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे, पर गांधी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और बंबई जो है गांधी को रिहा किया गया। तो गांधी का आंदोलन चालू नहीं हुआ। गांधी के आंदोलन नहीं चालू हुआ तो 10 अप्रैल के दिन ये घटना होती है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की। इसके बाद में 13 अप्रैल के दिन ये जो है जघन्य घटना, जघन्य अपराध ब्रिटिश सरकार के द्वारा होता है। एक काला अध्याय ब्रिटिश सरकार, यानी हम कह सके ब्रिटेन के इतिहास का ये काला अध्याय, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार कभी भी जो है इसको मिटा नहीं सकती है। इस अध्याय को, ये ऐसा जो है हम कह सकते हैं ऐसा अपराध इन्होंने जो है इतिहास में किया। इसके बाद धीरे 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 भारत में इनकी जो है यानी पकड़ जो है कहीं न कहीं जो है ढीली होने लग गई थी और 1947 तक आते आते हमको आज़ादी मिल गई। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे।